नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज के वीडियो में हम देखेंगे जो ज्योग्राफी ओल्ड एनसीईआरटी की क्लास को चला रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें जो आज का अध्याय कौन सा 13, तो इससे पहले के जो वीडियो जो हैं अपलोड किए जा चुके हैं और आप जाएंगे चैनल के प्लेलिस्ट में तो वहाँ पे दिखाई देगा आपको ज्योग्राफी ओल्ड एनसीईआरटी नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसके अंदर जो है इसके बाकी के जो वीडियो हैं वो मिल जाएंगे आपको, तो आप उन वीडियो को देखें। क्योंकि कभी भी पढ़ाई किया करिए आप तो क्या है, क्रमबद्ध कीजिए, यानी कि पहले पहला चैप्टर देखिए फिर दूसरा देखिए। क्योंकि पढ़ाई जो हमेशा होती है क्रमिक होती है, एक एक सब्जेक्ट का जो चैप्टर होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। तो अगर क्रम से पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो आज के जो वीडियो का टॉपिक है वो क्या है, गेहूं और पशुओं का देश अर्जेंटीना। तो आपको पता चल गया होगा इससे कि अर्जेंटीना जो है उसमें किस लिए फेमस है, वहाँ पे कौन सी फसल होगी, पशुपालन हो रहा है क्योंकि गेहूं फसल वहाँ पे मुख्य होगी और पशुओं का यानी कि वहाँ पे पशुपालन भी बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। तो हम अर्जेंटीना को देखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो आपकी जो स्कूल एटलस है जिसमें आपके मैप बने होते हैं, तो आप उसमें मैप में अर्जेंटीना को खोल के देखें, अर्जेंटीना देश के बारे में देखें। तो वहाँ पे उसका पहले मैप देखिए कि उससे कहाँ पर है ये अर्जेंटीना। तो आप पाएंगे दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना मिलेगा आपको। फिर यहाँ पे देखिए कि अर्जेंटीना की जो है सीमा किन देशों से लगती है, क्या अर्जेंटीना की सीमा समुद्र तट से लगती है, नहीं लगती है, क्या ये लैंडलॉक्ड है या फिर नहीं, तटीय क्षेत्र है। तो इन सब चीज़ों को आप उसमें देखिएगा। तो चलिए आज देख लेते हैं वीडियो में कि क्या क्या अर्जेंटीना के बारे में आपको बताया गया है एनसीईआरटी में। तो सबसे पहले ऊपर दे रखा है क्या, सबसे पहले ऊपर दे रखा है जो टर्मोलॉजी आती है यानी परिभाषाएं आती हैं कुछ, उनके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे दे रखा है सस्यावर्तन, सस्यावर्तन या फिर क्या बोलते हैं फसलों का हेर फेर। तो सस्यावर्तन क्या होता है, इसमें क्या होता है एक फसल के बाद दूसरी फसल लगाई जाती है, दूसरी के बाद तीसरी लगाई जाती है, इस तरह से यानी कि फसल को जो है बार बार अलग अलग लगाई जाती है, यानी कि एक ही फसल को उगाया नहीं जाता है एक भूमि पर। इससे क्या फ़ायदा क्या होता है, इससे क्या होता है मिट्टी जो होती है उसका उपजाऊपन बना रहता है। तो वही लिखा हुआ मिट्टी के उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए खेत में क्या है बारी बारी से जो भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाना। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या कह रहा है। अर्जेंटीना के बारे में दे रखा है पूरा यहाँ पर। तो अर्जेंटीना के बारे में दे रखा है कि अर्जेंटीना जो है कहाँ है, तो दक्षिण अमेरिका जो आपका है, अर्जेंटीना जो है दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग में स्थित है। तो आप मैप में देख रहे होंगे आपके जो स्कूल एटलस है, तो स्कूल एटलस में आप देख रहे होंगे जो अर्जेंटीना देश है वो कहाँ है, अर्जेंटीना जो है दक्षिणी अमेरिका जो है महाद्वीप है उसके दक्षिणी भाग में स्थित है ये। यह इस महाद्वीप का दूसरा बड़ा देश है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था, ब्राज़ील जो है पहला बड़ा देश था इसका, इस महाद्वीप का, और दूसरा इस महाद्वीप का कौन सा देश है बड़ा, अर्जेंटीना। फिर अर्जेंटीना के सीमावर्ती देशों के नाम बताइए। तो आप मैप में देखिए और वहाँ पे देखिए कि कौन कौन से जो हैं इसके बॉर्डर से टच करते हैं, अर्जेंटीना से सीमाओं को बनाते हैं, साझा करते हैं। तो हालांकि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो एक चिली देश है, बोलाविया है, पराग्वे है, ब्राज़ील है, उरुग्वे है। तो ये 5 देशों से इसकी सीमा लगती है। फिर लिखा है अर्जेंटीना की जो समृद्धि का कारण इसकी उत्तम घास भूमि पंपास है। तो अब हमेशा ध्यान रखिए पंपास जो क्षेत्र है कहाँ मिलेगा आपको, अर्जेंटीना में मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अक्सर पूछा जाता है कि पंपास घास क्षेत्र जो है किस देश में पाए जाते हैं, तो अर्जेंटीना में जो घास उगती है उसको क्या बोलते हैं, पंपास। तो ये फैक्ट आप नोट कर लीजिए। फिर क्या है, अर्जेंटीना के मानचित्र को देख कर बताइए कि यह किन अक्षांशों और देशांतरों के बीच फैला है। तो ये आप देखिए कि उसका अक्षांश क्या है, ठीक है, और साथ में देशांतर देख लीजिए, यानी उसकी स्थिति की बात कर रहा है कि अब उसकी स्थिति को देखने के लिए आपसे कहा गया है ये। तो इस काम को आप जरूर करिएगा, क्योंकि अगर किसी देश की अक्षांश स्थिति अगर मालूम है आपको, यानी कि कहाँ पर स्थित है पृथ्वी पर वो, तो उससे क्या होती है आपको वहाँ की जलवायु वगैरह के बारे में भी जानकारी मिलेगी और उस टॉपिक को समझने में आसानी होगी। फिर क्या है, इसके सुदूर दक्षिण भाग में यानी कौन सा द्वीप है, यानी सबसे दक्षिण में पूछा है उसने, सुदूर दक्षिण में भाग में कौन सा द्वीप है। तो ये भी आप वहाँ पर सर्च करिएगा। वहाँ पर आप सबसे नीचे देखेंगे जब यहाँ पर ऐसे ये बना हुआ मान लो, तो यहाँ पर दिखाई देगा आपको। तो उस द्वीप की बात कर रहा है कि कौन सा द्वीप है। फिर देश के जो है दक्षिण पूर्व में कौन से द्वीप हैं, इसके बाद बोला है उसने कि दक्षिण पूर्व यानी इस वाले एरिया की, साउथ आपका ये हो गया,
पूर्व यानी ईस्ट इधर हो गया आपका, तो यानी कि इसके ऐसे बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो देश होंगे, द्वीप वगैरह होंगे, उनकी बात कर रहा है। अर्जेंटीना का जो क्षेत्रफल की बात करते हैं, भारत के क्षेत्रफल से लगभग कितना है, 4/5 भाग है, यानी कि भारत से जो है ये छोटा है। परंतु इसकी जनसंख्या क्या है, गुजरात राज्य की जनसंख्या से भी कम है। लेकिन यार इसमें देखा जाए तो 4/5 भाग तो भारत के क्षेत्रफल से है, लेकिन जनसंख्या तो बहुत ही कम, यानी कि जो गुजरात राज्य है केवल वहाँ की जो पॉपुलेशन है उससे भी कम है यहाँ पे। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जनसंख्या दबाव बहुत ही कम है, जनसंख्या बहुत ही कम है। चलिए अब आगे हम देख लेते हैं यहाँ पे भूमि और जलवायु को, यहाँ की किस तरह की मिट्टी है, जलवायु कैसी वहाँ की है। तो अर्जेंटीना मुख्यतः क्या निम्न भूमि का देश है। तो सबसे खास बात क्या होगी यहाँ पे, निम्न भूमि का देश है। ये निम्न मैदान जो है एंडीज पर्वत क्षेत्र के पूर्व में उत्तर से लेके दक्षिण तक देश की पूरी लंबाई में फैले हुए हैं। तो आपको पता है जो ये महाद्वीप मान लो ऐसे बना हुआ है ऐसे, ठीक है। तो ये जो पूरा जो ये क्षेत्र है ये किसका है, ये एंडीज है, ठीक है, एंडीज पर्वत श्रृंखला है। तो एंडीज पर्वत के पूर्व में, यानी इसके पूर्व में, इस वाले एरिया में जो है क्या होगा, आपको मिलेगा ये अर्जेंटीना मिलेगा। तो वही बोला है उसने कि पूर्व में, यानी कि दक्षिण, यानी अर्जेंटीना के जो पूर्व में उत्तर से लेकर के दक्षिण तक पूरा जो क्षेत्र फैला है वो इसमें आता है, इस मैदान में आता है। लो लेइंग एरिया है ये, निम्न भूमि का क्षेत्र है ये। इन मैदानों के उत्तरी भाग में क्या है, ग्रान चाको की दलदली निम्न भूमि है। तो ग्रान चाको के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा भी था, जब हमने दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप को कवर किया था, तो वहाँ पे हमने बताया था कि ग्रान चाको कौन सा क्षेत्र है, तो आपको याद होगा। तो वहाँ पे क्या है, दलदली निम्न भूमि जो है यहाँ पे उत्तर में, यहाँ यानी इस वाले एरिया में क्या मिलेगा आपको, ग्रान चाको मिलेगा। फिर दक्षिण में क्या है, कोलोराडो नदी से आगे ये क्षेत्र पैटागोनिया के कम ऊंचे विस्तृत पठार में मिल जाते हैं। आपको पता है यहाँ पर इस वाले एरिया में क्या है, यहाँ पर क्या है, ये एरिया जो है वो पैटागोनिया का पठार कहलाता है। फिर इस पठार की सतह लगभग सपाट है, यानी कि टेबल की तरह होता है ना पठार ऐसे, तो इसकी सतह लगभग सपाट है। इस पठार की जो ढाल है वो पूर्व में काफ़ी कम है। तो पूर्व साइड की यानी इस साइड में जो है ढाल काफ़ी मंद है, यानी कम है। फिर आगे देख लेते हैं, इन मैदानों का जो है सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है, पंपास है। तो हमेशा याद रखिए पंपास कहाँ मिलेगा, अर्जेंटीना में मिलेगा। पंपास का मतलब दे रखा है कि स्पेनी भाषा का शब्द है ये, और जिसका अर्थ क्या होता है, विस्तृत मैदान। पंपास गहरी बारीक मिट्टी से बना हुआ है और इसमें कंकड़ पत्थर नहीं मिलते हैं। हजारों सालों से क्या है, धूल भरी आंधियां हो गई, पश्चिम के सूखे क्षेत्र से चट्टानों के बारीक कण लाकर परत के ऊपर परत के रूप में बिछाती रही हैं। यानी कि धूल कण वगैरह आते रहे एक सरफेस के ऊपर, तो इससे क्या हुआ, इस पर इकट्ठा होते रहे और क्या लाखों हजारों वर्षों में इसका निर्माण हो गया, क्या, मैदानों का। कुछ स्थानों पर इन परतों की गहराई की बात करते हैं तो 300 मीटर से भी अधिक, यानी कि 300 मीटर जो है मोटी परत बन गई, यानी कि ये 300 मीटर जो है मोटी परत है कुछ स्थानों पर, जिन्हें क्या बोलते हैं, लोएस कहते हैं। तो लोएस एक्चुअली उसी को बोलते ही हैं। लोएस के मैदान वही होते हैं जो रेत से उड़ करके कहीं जा करके इकट्ठा हो जाते हैं, एक मैदान का निर्माण करते हैं। इसलिए पंपास जो है संसार की बहुत उपजाऊ घास भूमियों में से एक है, क्योंकि बहुत ही बारीक अच्छी मिट्टी से बने हुए हैं ये, इसलिए जो है बहुत ही उपजाऊ है ये। आगे देख लेते हैं। अब देखिए गेहूं और पशुओं, ये इसमें एंडीज के ऊंचे पर्वत जो अर्जेंटीना और चिली के मध्य सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो जो अर्जेंटीना जो पूरा फैला हुआ है चिली के साथ साथ जो है, ये देखिए मान लो अगर ये ऐसे चिली फैला हुआ है तो उसी के साथ जो है अर्जेंटीना का विस्तार पाएंगे आप देखेंगे मैप में। और इनके बीच में इनको अलग कौन करता है, इनको अलग करता है एंडीज पर्वत। तो एंडीज पर्वत जो श्रृंखला है वो क्या है, इनके बीच क्या बनाती है, सीमा बनाती है, ऐसे ये सीमा बन जाएगी। तो ये एंडीज पर्वत की श्रृंखला गई हुई है, तो क्या बनेगी, उसकी एक दीवार की तरह सीमा का काम करेगी ये, ठीक है। तो वही लिखा हुआ, एंडीज के ऊंचे पर्वत जो हैं अर्जेंटीना और चिली के मध्य क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। एंडीज में अनेक ऊंचे शिखर हैं, अकांकागुआ शिखर इनमें सबसे ऊंचा है। और देश के क्या है, दक्षिणी भाग में अनेक झीलें हैं। अर्जेंटीना की जलवायु जो है सामान्यतः कैसी है, शीतोष्ण, ना तो ज़्यादा गर्मी होती ना ही ज़्यादा ठंडी होती है, तो इसको बोलते हैं शीतोष्ण।
तापमान जो है उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम की ओर घटता जाता है। जाहिर सी बात है, उत्तर में क्या है, और उत्तर का जो क्षेत्र है वो मकर रेखा के नज़दीक पड़ेगा उसका, और या फिर विषुवत रेखा से अगर मापते हैं तो विषुवत रेखा से। तो जैसे हम उत्तर से जाएंगे किधर की ओर, दक्षिण की ओर। दक्षिण क्या है आपका, दक्षिणी ध्रुव मिलेगा उधर। तो दक्षिण की ध्रुव की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, ठंडा होगा, जाहिर सी बात है। तो आपको पता है ये मतलब पृथ्वी हो गई, ये इक्वेटर 0 डिग्री होगी। अब जैसे जैसे हम इधर की ओर जाएंगे दक्षिण की ओर, वैसे वैसे तापमान में क्या आएगी, कमी आएगी। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि उत्तर से दक्षिण जाने पर क्या होता है, तापमान कम होता है। और वर्षा की अगर बात कर लेते हैं तो वर्षा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी पूर्व जैसे जैसे हम महासागर से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगी, इसमें वर्षा की मात्रा में भी कमी आती जाएगी। तो वही लिखा हुआ है, वर्षा जो है कम होती जाती है पूरब से पश्चिम की ओर। फिर अधिकतर वर्षा जो होती है कब होती है, गर्मियों में ही होती है। तो मुख्य रूप से वर्षा कहाँ होती है, कब होती है, गर्मियों के दिनों में होती है। अर्जेंटीना में ग्रीष्म ऋतु किन महीनों में होती है, इसके बारे में आप अगर जानना चाहेंगे। अब देखिए ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहा है तो आपको पता है दक्षिणी गोलार्ध में है ये। अर्जेंटीना कहाँ मिलेगा आपको, ये मान लो पृथ्वी आपकी हो गई है, और ये हो गया आपका इक्वेटर 0 डिग्री, यहाँ पे सूरज होता है नॉर्मल टाइम में। फिर अगर मान लेते हैं, और इसका जो विस्तार होगा मान लो ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे, ये देश ऐसे है मान लो फैला हुआ है ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, मकर रेखा हो जाएगी, ये होगी 23.5 डिग्री, समझ लीजिए बस। यहाँ एक रफली मैप है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 23.5 डिग्री का मैप हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है सूर्य जब यहाँ पर जो होगा तब तो यहाँ पर जो है वर्ष भर गर्मी पड़ेगी। जैसे जब यहाँ पर सूरज यहाँ पर चला जाएगा, यानी कि इस वाले यहाँ पर चलेगा 23.5 डिग्री, यहाँ पे कर्क रेखा पे आ जाएगा, तब क्या होगा, इस वाले एरिया में क्या हो जाएगा, ठंडी हो जाएगी। सूर्य कहाँ चला गया, इधर। जैसे जैसे सूरज दूर जाएगा तो क्या होगा, ठंडा आएगा, और सूरज नज़दीक आएगा तो गर्मी आएगी। तो जाहिर सी बात, जब सूरज यहाँ पर होगा यानी कि यहाँ पर, तो ये महीना है आपका जून, और यहाँ पर कब होता है, दिसंबर में होता है आपका सूरज, ठीक है। मकर रेखा पर कब होता है सूर्य, तो दिसंबर में यहाँ पर होता है 21 दिसंबर को, और यहाँ पे 21 जून को होता है। तो 21 जून हो गया, 21 दिसंबर हो गया। अब देखिए यहाँ पर जब सूर्य हो गया तो जाहिर सी बात क्या, यहाँ पे क्या गर्मी होगी। तो इसका मतलब क्या है कि दिसंबर में है गर्मी यहाँ पर होगी अर्जेंटीना में। ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि हम लोग क्या है, हम लोग तो उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, इसलिए हमारे यहाँ गर्मी होती है कब, जो जून होता है, मई जून में गर्मी होती है। लेकिन ये तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है अर्जेंटीना देश जो है, तो अर्जेंटीना में अगर कभी गर्मी की बात करते हैं तो क्या होगा, वो दिसंबर में होगा। इसका मतलब क्या हुआ, दिसंबर में जो है यहाँ पे अगर क्रिसमस मनाया जाएगा तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है जो, तो कब मनाया जाएगा, वो गर्मियों में मनाया जाता है। ऐसे ही क्या ऑस्ट्रेलिया भी दक्षिणी गोलार्ध में है, तो ऑस्ट्रेलिया में भी क्या है, क्रिसमस कब मनाया जाता है, गर्मियों में, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पूछा है अर्जेंटीना में ग्रीष्म ऋतु किन महीनों में आती है, तो जाहिर सी बात कब आएगी, जब दिसंबर, यानी कि दिसंबर महीने में यहाँ पे गर्मी आएगी। नवंबर और दिसंबर में यहाँ पे गर्मी होती है। फिर आगे देखिए अर्जेंटीना की जो मुख्य वनस्पति घास है, तो मुख्य रूप से यहाँ पे जो वनस्पति उगती है वो कौन सी है, घास यहाँ पे मुख्य वनस्पति है। अतः उसके स्थान यह फिर क्या है, यहाँ की जो मूल घास है वो कम पौष्टिक थी, यानी जो स्टार्टिंग में जो उगती है प्राकृतिक रूप से वो कम पौष्टिक थी। तो अतः इसके स्थान पर क्या किया, अब यहाँ अल्फा और दूसरी यूरोप से लाकर लगाई गई हैं अन्य घासों को, जो क्या है अधिक पौष्टिक हैं, जिससे क्या होगा, जिसको खा करके जो है पशु होंगे वो तेजी से बढ़ेंगे, आगे ग्रो करेंगे वो। तो वही लिखा है। फिर ग्रान चाको कोष्ण शीतोष्ण वनों का प्रदेश है, जिसके बीच बीच में क्या है, सवाना घास भूमि पाई जाती है, उसका नहीं विस्तार पाया जाता है। तो ग्रान चाको का भी क्षेत्र हमने देख लिया। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर इन वनों का जो है, इन वनों का प्रमुख वृक्ष ग्रान चाको में जो है प्रमुख वृक्ष कौन सा है, क्वेब्रेको। तो क्वेब्रेको इसका इसलिए नाम पड़ा गया क्योंकि बहुत ही कठोर लकड़ी होती है, यानी कि ये कुल्हाड़ी को ही तोड़ देती है। पेड़ को काटने जाएंगे आप कुल्हाड़ी लेकर के तो कुल्हाड़ी टूट जाएगी, इतना मजबूत है। तो वही लिखा है, इसकी लकड़ी जो है बहुत ही कठोर होती है। इसको हमने पहले भी देखा था जब दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप को पढ़ाया था हमने, तो वहाँ पे भी इसको देखा था। चलिए अब देख लेते हैं साधन और उनका उपयोग, यानी कि यहाँ पे कौन कौन से संसाधन पाए जाते हैं और उनका उपयोग कैसे होता है। तो पहला साधन कौन सा है, वन। तो अर्जेंटीना के वनों का मुख्य उत्पाद क्या है,
क्वेब्रेको वृक्ष, यानी ग्रान चाको में जो होते हैं पेड़ क्वेब्रेको, वही उनका क्या है मेन उत्पाद है। इसकी छाल से क्या बनता है, टैनिन प्राप्त किया जाता है, यानी टैनिन अम्ल मिलता है। और टैनिन क्या है, टैनिन का इस्तेमाल हम कहाँ में करते हैं, चमड़ा को साफ करने में। तो टैनिन एक द्रव है जिसका उपयोग चमड़ा कमाने का मतलब क्या हुआ, चमड़े को साफ करने में किया जाता है। क्वेब्रेको की लकड़ी से रेल के स्लीपर, तो रेल की पटरियां जो बिछाई जाती हैं तो उनके नीचे ऐसे स्लीपर लकड़ी के ये टुकड़े डाले जाते थे। अब तो नहीं पड़ते हैं, अब तो सीमेंट के बनने लगे हैं, क्योंकि पेड़ तेजी से काटने पड़ते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पेड़ कट जाते हैं। तो वन कटाव को रोकने के लिए अब सीमेंट का इस्तेमाल किया जाने लगा है। लेकिन पहले अगर आपको याद होगा, पुरानी किसी रेल लाइन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको लकड़ी के दिखाई देंगे, ये पट्टे लगे होते थे, इनके ऊपर ही जो पटरियाँ थी वो बिछाई होती थी, तो उनको क्या बोलते हैं, स्लीपर बोलते हैं। तो क्वेब्रेको की लकड़ी से रेल, स्लीपर, टेलीफोन के खंभे तथा तारों की बाड़ के खंभे बनाए जाते हैं, यानी कि कठोर लकड़ी है तो ऐसे काम में इस्तेमाल किया जाएगा जहाँ पर कठोर लकड़ी की जरूरत पड़ती है। फिर अब देख लेते हैं वन संसाधन के बाद क्या देखेंगे, पशुपालन। तो यहाँ पे किस प्रकार के पशु पाले जाते हैं और किस लिए पाले जाते हैं देखेंगे। पशुपालन में भेड़ों का पालन जो है सबसे ज़्यादा शामिल है मुख्य रूप से। यहाँ एक मुख्य व्यवसाय है इसका, भेड़ पालन करने का। पशुपालन जो है मुख्यतः पूर्व के आर्द्र क्षेत्रों तक ही सीमित है, यानी कि जहाँ पर आर्द्रता होती है, यानी नमी होती है मौसम में, जलवायु में, वहाँ पर जो है पशुपालन किया जाता है। भेड़ जो है पश्चिम के शुष्क भागों में भी पाली जाती हैं। जो भेड़ वगैरह होती है, तो भेड़ की खास बात क्या होती है, वो कम पानी में भी सर्वाइव कर लेती हैं और छोटी मोटी घास खा के भी काम चला लेती हैं। तो भेड़ जो हैं जहाँ पे कम बारिश होती है, शुष्क इलाका है जो, वहाँ पर पाली जाती है। जैसे भैंस होगी तो भैंस को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, गाय होगी उसको पानी चाहिए होता है, तो वहाँ पे पाले जाएंगे जहाँ पर आर्द्रता होती है, यानी कि नमी होती, पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होती है, वहाँ की जलवायु में नमी होनी चाहिए। लेकिन भेड़ वगैरह है, आपने देखा होगा राजस्थान वगैरह में भेड़ वगैरह पाले जाते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पे पानी कम है ना, इसलिए वहाँ पर वो सर्वाइव कर लेती हैं। लेकिन भैंस वगैरह हैं जो, उनको ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो वो नम क्षेत्रों में ही या फिर आर्द्र क्षेत्रों में ही पाली जाती हैं। तो वही लिखा हुआ है, ये क्योंकि ये थोड़ी घास खाकर भी रह सकती हैं। अर्जेंटीना में जो है पशुओं को बड़े बड़े चारागाही फार्मों पर पाला जाता है, यानी बड़े बड़े फार्म हाउस बनाए जाते हैं और उसमें जो है उनको पाला जाता है। ये फार्म कई कई वर्ग किलोमीटर भूमि पर फैले होते हैं, यानी बड़े बड़े खेत फार्म बने होते हैं इनके। फिर क्या है, इन जो फार्म हाउस हैं, इनके फार्म हाउस होते हैं, इन फार्मों का प्रबंधन जो है बड़े बड़े कारखानों की तरह किया जाता है। जैसे उद्योग में कारखाने लगाए जाते हैं, उसी तरह उनका रख रखाव किया जाता है, प्रबंधन किया जाता है। इनमें कई विभाग जैसे पशु विभाग, चारा, जल आपूर्ति, मशीन और यातायात होते हैं। और ग्वाचो लोग जो हैं पशुओं की देखभाल करते हैं, जैसे चरवाहा होता है जो जानवरों को चरवाता है, ऐसे यहाँ पे इनको क्या बोलते हैं, ग्वाचो बोलते हैं। और फिर क्या है, ये पशुओं को चारागाहों में ले जाते हैं और फिर घेर कर उन्हें लाते हैं, यानी कि ये पशुओं को चराने का काम करते हैं। ग्वाचो यूरोपीय तथा अमेरिकन इंडियन लोगों की मिश्रित प्रजाति के होते हैं, तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं आपको है। फिर देख लेते हैं अच्छी किस्म के मांस वाले पशुओं के पालन पर यहाँ विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि इनका क्या करना है, ये पशु पालन करेंगे, पशु पालन से जो मांस प्राप्त होगा, ऊन प्राप्त होगा या फिर दूध प्राप्त होगा, उनका ये निर्यात करते हैं। तो अच्छी किस्म के, यानी ये बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस में हमेशा किस पे ध्यान दिया जाता है, क्वालिटी पर। तो इसलिए क्या है, अच्छी किस्म के मांस वाले जो हैं पशु होते हैं उनका पालन पोषण करते हैं। वही लिखा है, निर्यात के लिए पशुओं को बंदरगाहों में लाया जाता है, यहाँ पशुओं को काटा जाता है, यानी कि स्लॉटर हाउस बोलते हैं इसको, जहाँ पे पशुओं को काटा जाता है तो उसको बोलते हैं स्लॉटर हाउस। वहाँ पे लाके काटा जाता है और उनके हर अंग का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए हड्डियों से क्या बनता है, उर्वरक बनता है, ठीक है, और खाल तथा चर्बी से जो है अन्य उत्पाद बनते हैं। तो आपको पता ही होगा कि जो पशु होते हैं उनका क्या क्या इस्तेमाल करते हैं उनके। यहाँ पे मैप में, ये चित्र में दिखाया गया है, ये ग्वाचों को दिखाया गया है ये। तो यही जो है पशुओं को लाते हैं, चराने के लिए ले आते हैं और वापस उनको फार्म पे लाते हैं। आगे देख लेते हैं, अर्जेंटीना के जो प्रत्येक बंदरगाह में जो है, जो बंदरगाह एरिया होता है तटीय क्षेत्रों में, जिसको बोलते हैं क्या, जहाँ पे पोर्ट बोलते हैं इंग्लिश में बंदरगाह को, तो आपको पता होगा बंदरगाह क्या होता है। अर्जेंटीना के प्रत्येक बंदरगाह में मांस की डिब्बाबंदी करने के लिए कारखाने लगाए गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको काट करके और उनको पैक करके फिर कहाँ भेजना है, यूरोप हो गया या फिर विश्व के अन्य देशों में उनका मांस को भेजा जाता है।
फिर पैटागोनिया और पश्चिम के सूखे भागों में जो है भेड़ पालन महत्वपूर्ण है, इनसे मांस और ऊन मिलती है। फिर फसल की बात कर लेते हैं, यहाँ पे कौन सी फसलें होती हैं, तो यहाँ की जलवायु कैसी है, शीतोष्ण तथा भूमि उपजाऊ है, अतः यहाँ बड़े पैमाने पर फसलें उगाई जाती हैं। वास्तव में जो है पंपास अर्जेंटीना की समृद्धि का मुख्य स्रोत है। तो आपको पता है जो घास के मैदान होते हैं वहाँ पे जो है फसलें बहुत ही अच्छी उत्पादित की होती हैं। फिर गेहूं हो गया, मक्का हो गया, अलसी यहाँ की क्या है मुख्य फसलें हैं। ठंडा प्रदेश है तो गेहूं तो पक्का होगा वहाँ पर, और मक्का भी होता है, साथ में अलसी का भी जो है मुख्य उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। अर्जेंटीना गेहूं, मक्का और अलसी के तेल में क्या है प्रमुख निर्यातक देश भी है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है तो ये अपने उत्पाद का क्या करेंगे, निर्यात कर देंगे। फिर फसलों का क्या है, हेर फेर करने के लिए जौ तथा जई का उगाया जाता है, यानी कि फसल को अलग अलग बदलते हैं ना, कभी गेहूं उगाएंगे, फिर जौ उगाएंगे, फिर जई उगाएंगे। इससे क्या, इसको क्या बोलते हैं, शस्य वर्तन बोलते हैं ना, ठीक है। तो इससे क्या होगी, भूमि की जो उपजाऊपन है उसका वो बना रहता है। फिर अलसी के अलावा जो है गन्ना हो गया, मुख और कपास हो गया। तो गन्ना और कपास यहाँ की मुख्य नकदी फसलें हैं। तो आपको पता है ये सारी कौन सी हैं, नकदी फसलें होती हैं ना, गन्ना है, कपास है। खेती जो है अर्जेंटीना के लोगों का मुख्य धंधा है, यानी कि मुख्य व्यवसाय जो है खेती है, क्योंकि अधिकतर जनसंख्या किस में लगी हुई है, खेती करने में ही वो लगी हुई है। फिर अब देख लेते हैं इस भाग में अर्जेंटीना में खनिज और उद्योग कैसे हैं, यानी कि खनिज हैं या नहीं है। तो अर्जेंटीना में जो है खनिज साधनों की क्या है, कमी है, यानी कि खनिज कम है, तो जाहिर सी बात है अब उद्योग भी कमी लगेंगे फिर खनिज जो आधारित होते हैं। खनिज तेल इस देश की सबसे महत्वपूर्ण खनिज क्षमता है, लेकिन यहाँ पे खनिज तेल पाया जाता है, यानी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होते हैं वो यहाँ पे मिलता है। कोयला हो गया, जस्ता हो गया, क्रोम हो गया, सीसा हो गया, यूरेनियम, यहाँ के अन्य मुख्य खनिज, यानी कि ये सब भी यहाँ पे पाया जाता है। यूरेनियम का उपयोग जो है जानते ही होंगे आपको, परमाणु ऊर्जा जो होती है, न्यूक्लियर एनर्जी, उसके उत्पादन में होता है। अर्जेंटीना के जो अधिकतर उद्योग हैं पशुपालन और कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित हैं, क्योंकि यहाँ पे पशुपालन किया जाता है मुख्य रूप से और कृषि की जाती है। तो जाहिर सी बात है जो उद्योग होंगे वो भी इन ऐसे उद्योग होंगे जो कच्चा माल जो है पशुपालन से प्राप्त करते होंगे या फिर कृषि से प्राप्त करते होंगे। ये उद्योग क्या है, ब्यूनस आयर्स नगर के आसपास ही केंद्रित हैं। आपको पता होगा अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स। तो ये भी याद कर लीजिए कि अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स। तो जाहिर सी बात राजधानी है तो मुख्य केंद्र हो गया व्यापार का वो, तो उसी के आसपास जो है ये सारे जो उद्योग हैं वहाँ पे लगे हुए हैं। मांस को डिब्बों में बंद करना और खाद्य संसाधन यानी कि फूड प्रोसेसिंग बोलते हैं, और मिलों में जो है इनको ले आकर के प्रोसेस किया जाता है। और फिर आटा उनको पीसना, प्रोसेस करने का मतलब गेहूं से आटा बना देना, प्रसंस्करण हो गया ना। गेहूं बेचने जाएंगे तो कम में भी बिकेगा, आटा बेचेंगे तो महंगा बिकेगा। फिर चमड़ा कमाना, क्योंकि पशुपालन हो रहा था उससे चमड़ा मिलेगा, तो चमड़ा कमाना यानी कि चमड़े को साफ करना, फिर चमड़े का सामान बनाना, यहाँ के क्या है प्रमुख उद्योग हो गए। इस प्रदेश में जो है सूती और ऊनी वस्त्रों तथा चीनी के कारखाने भी हमने देखा था, अभी कपास का उत्पादन भी करते हैं और गन्ने का भी उत्पादन करते हैं। तो जाहिर सी बात सूती वस्त्र उद्योग लगाया जाएगा और चीनी बनाएंगे, क्योंकि गन्ना का भी उत्पादन होता है वहाँ पर। फिर ऊनी वस्त्र क्यों बनते हैं, क्योंकि जो भेड़ पाल रहे हैं तो उससे ऊन प्राप्त होती है, तो ऊनी वस्त्रों के भी कारखाने हैं यहाँ पर। अर्जेंटीना में अब अनेक प्रकार की मशीनें भी बनाई जाती हैं। जैसे धीरे धीरे तेजी से विकास हुआ तो क्या है, जो भारी मशीन वगैरह होती हैं उनका भी निर्माण होने लगा है। सीमेंट के बड़े बड़े कारखाने तथा तेल परिष्करण यानी कि जो रिफाइनरी होती है, ऑयल रिफाइनरी, तो परिष्करण क्या बोलते हैं, रिफाइनरी। तो वही लिखा हुआ तेल परिष्करण शालाएं स्थापित की गई हैं, क्योंकि तेल भी है यहाँ पर उत्पादित होता है, तो उसके लिए रिफाइनरी भी स्थापित की गई हैं। अब यहाँ कुछ रसायन और दवाइयाँ भी तैयार की जाती हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पर विकास हो रहा है धीरे धीरे। फिर जनसंख्या है, तो जनसंख्या हमको नहीं पढ़नी, हमको पता होना चाहिए जनसंख्या जो है बहुत कम है यहाँ पर, तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती हमको है। फिर देख लीजिए आगे क्या है, अर्जेंटीना की जो लगभग 3/4 जनसंख्या यानी 3/4 जनसंख्या नगरों में रहती है, और ब्यूनस आयर्स देश की राजधानी है तथा प्रमुख नगर है। तो आपको ये याद करना है बस केवल कि इसकी राजधानी कौन है। फिर व्यापार और यातायात को देख लेते हैं। तो हम देख लिए हैं कि उद्योग के कौन कौन से लगाए गए हैं, तो जाहिर सी बात इन्हीं का व्यापार किया जाएगा। तो किसका व्यापार होता है, मुख्य रूप से मांस हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, अलसी हो गया, तथा ऊन जो है अर्जेंटीना के निर्यात की मुख्य वस्तुएं हैं, इनका ही मुख्य रूप से एक्सपोर्ट किया जाता है। फिर इसके आयात की मुख्य वस्तुएं यानी कि ये इंपोर्ट कौन सी चीज़ें को करता है, मंगाता कौन सी चीज़ें हैं, तो मशीनों को मंगाएगा, मोटर गाड़ियाँ मंगवाता है, लोहा हो गया,
लोहा यानी कि बना हुआ तैयार लोहा जो होता है, लौह तथा इस्पात बोलते हैं जिसको। फिर रसायन हो गया, दवाइयाँ हो गई, ईंधन तथा स्नेहक। स्नेहक तेल मतलब लुब्रिकेंट। तो स्नेहक तेल क्या होते हैं? लुब्रिकेंट ऑयल जो होते हैं उसको बोलते हैं। फिर अर्जेंटीना जो अधिकतर मैदानी देश है, तो हमने देखा था जो पंपास के घास हैं मुख्य रूप से यहाँ पर, तो मैदानी क्षेत्र है ये। अतः यहाँ की सड़कें और रेल मार्ग बनाना आसान है। तो मैदानी क्षेत्र में रेल का विकास करना या फिर सड़कों का निर्माण करना आसान होता है। फिर दक्षिण अमेरिका से रेल मार्गों की सबसे ज़्यादा लंबाई जो है अर्जेंटीना में है, यानी कि अगर हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सबसे अधिक जो है रेल मार्ग कहाँ हैं, तो अर्जेंटीना में है। फिर अर्जेंटीना से चिली को जाने वाला रेल मार्ग एंडीज पर्वतों के बहुत ऊंचे भागों से होकर गुजरता है। फिर यह रेल मार्ग जो है संसार के कुछ ऊंचे रेल मार्गों में से एक है, क्योंकि एंडीज पर्वत श्रृंखला में अगर वहाँ पर रेल मार्ग बिछाया गया है तो ऊंचे ऊंचे पर्वत है ना वहाँ पर, तो यहाँ पे जो रेल मार्ग जो है ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर बिछाई गई है। फिर अर्जेंटीना के अधिकतर रेल मार्ग जो है ब्यूनस आयर्स पर आकर मिलते हैं, क्योंकि वो देश की राजधानी है, इसलिए सारे जो रेल मार्ग हैं वहाँ पे आके वो मिलते हैं। और फिर साथ में यह अर्जेंटीना का प्रमुख बंदरगाह भी है। तो ब्यूनस आयर्स जो है अर्जेंटीना का एक प्रमुख बंदरगाह भी है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पर वही लिखा है नवीन प्रभाषिक शब्द। तो हमने अभी देख लिया गौचो का होता है, तो गौचो हमने बता दिया। यूरोपीय और अमेरिकन इंडियन लोगों की मिश्रित प्रजाति है, और ये व्यक्ति करते क्या है, चारागाही फार्म, जो चारागाह फार्म होते हैं वहाँ पर पशुओं को उनकी देखभाल करते हैं। तो ये रहा आपका अर्जेंटीना का एक ओवरव्यू, जिसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको नोट कर लेने हैं, उसके बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इतने से ही आपके क्वेश्चन बन जाएंगे जो आने होंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिससे क्या होगा, आपको आगे जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे वो आप तक उनका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो फिर हम यहीं पे करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।